एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूनिट 7 के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। यूनिट 7 के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन हैं। तो कुछ परियोजनाओं पे आज हम बात करेंगे जो कि कुछ प्रयास किए गए हैं कुछ जीवों को, कुछ जंतुओं को संरक्षित करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कस्तूरी मृग परियोजना की। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये परियोजना कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो कस्तूरी मृग परियोजना ये उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में 1970 के दशक में आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 1970 में। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं कब और कहाँ, ये क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो कब की गई थी? 1970 में ये परियोजना शुरू की गई। कहाँ से? उत्तराखंड से, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसको अलग राज्य बना दिया गया था। अब कस्तूरी मृग के लिए हिमालय प्रदेश का शिकारी देवी अभयारण्य व उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभयारण्य प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग हो सकता है पूछ लिया जाए, कस्तूरी मृग के लिए कौन कौन से अभयारण्य जाने जाते हैं? तो दो अभयारण्यों का नाम याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी, कौन सा? हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी, इससे कनेक्ट भी कर सकते हैं। हिरण का शिकार ज़्यादातर लोग करते हैं, इवन हमारे रामायण में भी हमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। वही जो सोने का हिरण देख के सीता माता ने कहा भैया यही चाहिए अब तो हमको, ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखना, शिकारी देवी और एक आता है बद्रीनाथ का, जो उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ अभयारण्य है, ये कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। कस्तूरी केवल जो नर मृग है इसमें पाया जाता है। कहते हैं कस्तूरी की खुशबू इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है कि वो जो हिरण है वो मृग खुद ही उस खुशबू के पीछे पीछे कहते हैं बन बन भागा। इस तरीके की चीज़ें कई राइटर्स ने कही हैं, कवियों ने दोहों में इस तरीके की बातें कई बार रखी हैं। तो ये उस खुशबू के पीछे पूरे वन में घूमता रहता है। लेकिन कहते हैं कि ये जो कस्तूरी है, ये नर जो मृग होता है उसकी नाभि में होता है और उसकी खुशबू के लिए वो बेचारा भटकता रहता है, ठीक है। चलो, इसके साथ ही एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका रासायनिक नाम की कस्तूरी मृग, जो कस्तूरी है जिसकी खुशबू की बात कर रहे हैं, जिसके पीछे बेचारा पागलों जैसा घूम रहा है पूरे वन में, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। इस चीज़ को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। देखिए, जब भी आप हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से ना भी हो, लेकिन जब आपके सिलेबस में साइंस है, विज्ञान है, तो इन चीज़ों का आपको विशेषतः ध्यान रखना चाहिए कि जो साइंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें, उन चीज़ों को हम याद करें, पढ़ें, ताकि एग्जाम में हमसे छूटे ना, ठीक है। चलिए, अगली जो अब बात आती है, ये आता है साइबेरियाई सारस। साइबेरियाई सारस भी बहुत चर्चाओं में रहता है। ये प्रवासी पक्षी हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये भारत आते हैं कहीं दूर से चल के, साइबेरियाई क्षेत्र से चल के भारत आते हैं। और भारत की जो जलवायु है, भारत का जो एनवायरनमेंट है, इनके लिए अनुकूल होता है। तो ये हज़ारों किलोमीटर की उड़ान भरकर ये भारत आते हैं, ठीक है। तो ये भाई मेहमान पक्षी हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो साइबेरियाई सारस भारत के कावला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान में प्रजनन करने के लिए आते हैं, क्योंकि साइबेरियाई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और उस मौसम में उनके प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, इसलिए वो भारत आते हैं। और इसलिए हमने क्या कहा कि भाई मेहमान पक्षी हैं ये। चलो, इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। कि जो केवला देवी घाना पक्षी अभयारण्य है, जो कि राजस्थान में है, ये इसको क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। उपनाम देखिए, किसी का भी, किसी व्यक्ति का, स्थान का, या फिर किसी और जीव का या किसी चीज़ का, उन सबको आपको याद रखना है। तो पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय अभयारण्य, देख आपके सिलेबस में ज्योग्राफी जब आप लोग पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये दो जगह से थोड़ा सा आपके काम में आ सकता है।
सकता है। ठीक है, तो केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है, और यहाँ पर साइबेरियाई पक्षी आते हैं। अगला आता है बाणगंगा व गंभीरी नदियां इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ आप ये भी याद रखना, अभ्यारण्य से गुजरने वाली नदियां भी कई बार पूछ ली जाती हैं। तो बाणगंगा और गंभीरी नदी यहाँ से होकर गुजरती है। अगला आता है हंगुल। हंगुल यूरोपियन रेंडियर, ये भी एक प्रकार का हिरण की प्रजाति है। हंगुल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हंगुल एक्चुअल में है क्या, क्योंकि नाम से समझ में नहीं आ रहा ना कि हंगुल क्या है। तो हंगुल क्या है, एक हिरण की एक प्रजाति है हंगुल यूरोपियन रेंडियन प्रजाति का एक हिरण है। अब यह केवल कश्मीर स्थित दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो हंगुल है भारत के कौन से स्थान पर अभी पाया जाता है? याद रखना, कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर? कश्मीर के दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल प्रजाति का जो हिरण है पाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए 1970 में हंगुल परियोजना शुरू की गई थी। हंगुल परियोजना कब शुरू की गई थी? 1970 में शुरू की गई थी। कहाँ पर? ये कश्मीर के दांचीग्राम में बस पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। अगला रामसर समझौता या रामसर संधि। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट में अभी हाल फिलहाल में देश के और स्पेशली प्रदेश के, ठीक है, प्रदेश के कुछ स्थानों को शामिल किया गया। सबसे पहले भोजताल वहाँ पे जो शामिल था रामसर साइट में, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 3 और स्थानों को शामिल कर लिया गया है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंदौर के 2 स्थानों को शामिल किया गया, ये भी याद रखना। चलो, विश्व में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये संधि की गई थी। भारत 1982 में शामिल हुआ था, जबकि ये संधि 1971 में की गई थी। कहाँ पर? रामसर नामक स्थान पर। रामसर कहाँ पर है? ये ईरान में है। ठीक है, ईरान का रामसर नामक जो शहर है, यहाँ पर ये संधि की गई थी। किस लिए? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए संधि की गई थी। भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में इसमें शामिल हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के तट के पास स्थित है, और प्रवाल को समुद्र की वर्षा वन भी कहा जाता है। इस चीज को भी याद रखना। वर्षावन के, समुद्र के वर्षावन के नाम से प्रवाल को जाना जाता है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगला, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जून 1981 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय देहरादून में है। और ये चीज़ें तो हम जब कुछ अनुसंधान संस्थान उस तरीके की चीज़ें पढ़े थे तब भी हमने डिस्कस की थी, राइट। तो 1981 में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। अब इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हैं? इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात कर रहे हैं, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। अब इसके 4 और जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक है शिमला में, ठीक है, फिर एक है कोलकाता में, एक है आपका नागपुर में, और एक है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में इसके कार्यालय हैं। इस चीज को याद रखना। अगला आता है जैव विविधता संधि। जैव विविधता संधि कब की गई थी? 1992 में। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान 171 देशों के द्वारा जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जैव विविधता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता वाला जो वीडियो है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तब आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ आती है कि जैव विविधता की संधि कब हुई थी? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद ये संधि की गई थी, और यह संधि 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुई थी। तो जैव विविधता
जैव विविधता के लिए भारत में भी प्रयास किए गए हैं। भारत में जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। इन सारी चीज़ों को भी दिमाग में आपको इंक्लूड करके चलना है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, इस चीज़ को याद रखना। जैव विविधता के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिनियम भी लाया गया है, ठीक है। चलो अगला आता है नगोया प्रोटोकॉल। ये जैव विविधता संधि की ही एक पूरक संधि है, जिसे कि 2010 में, कब, अक्टूबर 2010 में अंतरिम रूप दिया गया था। इसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग समझौता भी कहा जाता है, और इस चीज को वेरी IMP कर लीजिएगा। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, और इसको क्या कहा जाता है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। अगला, विश्व विरासत संधि। कौन सी संधि? विश्व विरासत संधि, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी। वैश्विक महत्व के पर्यावरण स्थल को संरक्षित करने के उद्देश्य से ये क्रियान्वित की गई थी। कौन सी संधि? ये संधि का नाम है विश्व विरासत संधि, पर्यावरणीय स्थल को संरक्षित करने के लिए। इस संधि के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कावला देवी, मानस, सुंदरबन और नंदा देवी जैसे राष्ट्रीय उद्यानों को वैश्विक स्थल सूची में सम्मिलित किया गया है। नाम याद रखना आपका, एक काजीरंगा हो जाता है, दूसरा कावला देवी। अभी पढ़ा था ना कावला देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसको क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर आता है आपका सुंदरबन, और फिर आता है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। इन सबको शामिल किया गया है। इन चीज़ों को याद रखना, 4 और ये आ जाता है 5, ठीक है। चल अगला, मणिपुर की लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाने वाले थम्बिन मृग के संरक्षण के लिए 1977 में थम्बिन परियोजना की शुरुआत की गई थी। थम्बिन परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1977 में की गई थी। कहाँ पर? मणिपुर की लोकटक झील, इसको भी याद रखना, राइट। ये भी एक हिरण की प्रजाति है जिसका नाम क्या है? थम्बिन मृग, और इसको मणिपुर की लोकटक झील, कहाँ पर? लोकटक झील के पूर्वी क्षेत्र में इसको संरक्षित किया गया है। अगला आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में आया था। कब आया था? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लिख ही लेते हैं, 1973 में आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर भारत सरकार ने वन्य हाथियों की रक्षा के लिए 7 दिसंबर 1992 को प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कहाँ से की थी? झारखंड के सिंह भूमि से की थी। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये याद रखना, क्योंकि डेज भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो हाथी दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या किया था? हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चलाया था, उसी तरीके से जैसे टाइगर के लिए। और टाइगर डे की बात करते हैं तो 29 जुलाई आ जाता है, ठीक है। चलो दिवस भी यहाँ पे देख ही लेते हैं। दिवस एक आता है आपका 29 जुलाई। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपका हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो दोनों ही चीज़ों को याद रखना। टाइगर कब? टाइगर 1973। और जब आप एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं तो हाल फिलहाल में जो टाइगर रिपोर्ट आई है, टाइगरों के बारे में जो भी चीज़ें आई हैं, उन सब चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है जैव विविधता से संबंधित प्रमुख तथ्यों की जब हम बात करते हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखना। जैव विविधता की प्रचुरता की दृष्टि से विभिन्न स्थलों का जो है अवरोही क्रम, अवरोही और आरोही, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आरोही बढ़ते क्रम, घटते क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके के क्वेश्चन
अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, आसान बहुत होते हैं, देखने में लगता है यार क्या पूछ लिया, लेकिन आसान बहुत होते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, फिर प्रवाल भित्तियां, फिर आर्द्र भूमियां आती हैं, फिर आते हैं घास के मैदान। राइट, अवरोही क्रम की बात की, अवरोही मतलब कि घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। उसके बाद प्रवाल भित्तियों में पहले इधर होती है, फिर दूसरे नंबर पे प्रवाल भित्तियों में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है, फिर आर्द्र भूमियों में होती है, और फिर घास के स्थलों में क्या होती है, जैव विविधता होती है। अब इस चीज को यदि आपको अवरोही की जगह आरोही क्रम पूछ लिया जाए तो इसको उलट देना। ठीक है, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, फिर प्रवाल भित्ति, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जहां पर वर्षा होती है वहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इस चीज को याद रखना। राइट, चलिए अब हॉट स्पॉट की अगर हम बात करें, हॉट स्पॉट या हम कहें कि तप्त स्थल, वो वाला हॉट स्पॉट मत समझना जो डेटा खत्म होने पे ढूंढते घूमते हैं घर में कि भाई दे दो, बहन दे दो, मोबाइल चला लूं। ये हॉट स्पॉट या तप्त स्थल की हम अगर बात करें, क्या होते हैं ये, प्रजातियों से समृद्ध क्षेत्रों को जैव विविधता स्थल कहा जाता है। भारत में 2 तप्त स्थल हैं, मतलब ऐसे स्थान जहां पर प्रजातियां बहुत ज्यादा हैं। हमने बात की थी ना कि जैव विविधता क्षेत्र विशेष में बहुत ज्यादा प्रजातियां यदि हैं, हम उसको जैव विविधता कहते हैं। तो ऐसा कोई स्थल जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां हैं उसको हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। प्रजातियां ज्यादा हैं लेकिन खतरा भी ज्यादा है। ठीक है, प्रजातियां हैं तो सही, लेकिन उनके विलुप्त होने का डर भी बड़ा बना हुआ कि भाई क्या पता कब कौन सी प्रजाति खत्म हो जाए। ठीक, तो ऐसे स्थल को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। तो भारत में 2 तप्त स्थल हैं, एक है पूर्वी क्षेत्र और एक आता है आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। राइट, चलो पूर्वी घाट और एक आता है आपका पश्चिमी घाट। तो 2 तरीके के आपके पास क्या हैं, आपके पास तप्त स्थल या हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, चलो अगला, हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता अत्यधिक होती है तथा ह्रास का खतरा भी अधिक होता है। अभी जस्ट हमने बात की, बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं लेकिन उनका खतरा भी ज्यादा है कि भैया खत्म ना हो जाएंगे, खत्म होने की कगार पे खड़ी है, डर बना रहता है कि कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन है कब किया गया था, 1988 में नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले हॉट स्पॉट के बारे में बताया था। हॉट स्पॉट की जो संकल्पना है किसने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने दिया था। भारत के मुख्यतः जैव विविधता के 2 क्षेत्र हैं, एक आता है पूर्वी घाट, दूसरा आता है पश्चिमी घाट। भारत विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में आता है। कितने में, 12 जैव विविधता वाले प्रदेशों में आता है। 12 में से 2 कहां पर हैं, भारत में है। ओके, चलिए, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें आज डिस्कस करनी थी। अगले वीडियो में कुछ और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी चीजें उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर कंटेंट आपके काम का है तो आप लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। और वीडियो को यदि अगर आप पहली बार आप देख रहे हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, नोटिफाई भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।